यह बात है साल 1825 की। इतिहास में यह तारीख एक ऐसे रहस्य के नाम दर्ज है जिसे आज 200 साल बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। ये कहानी है एक रात की, एक ऐसी रात जब थार रेगिस्तान के सीने पर बसे 84 गांव एक साथ हमेशा के लिए वीरान हो गए। यह 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के थे, एक ऐसा समुदाय जो 500 से ज्यादा सालों से इस बंजर जमीन पर सोना उगा रहा था। उस एक रात इन 84 गांवों में रहने वाले हजारों लोग, मर्द, औरतें, बच्चे सब गायब हो गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो कुलधरा की इन गलियों में मौत जैसा सन्नाटा था। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे, चौपाल पर हुक्के वैसे ही रखे थे, मंदिरों में मूर्तियों के सामने दिए बुझ चुके थे। न कोई संघर्ष हुआ, न खून का एक कतरा मिला, न ही एक भी लाश मिली। वे बस हवा में घुल गए थे। वे अपने पीछे छोड़ गए तो सिर्फ ये खाली मकान और एक खौफनाक श्राप, एक श्राप कि जो कोई भी इन घरों में, इस जमीन पर दोबारा बसने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। 200 साल बीत चुके हैं, वो श्राप आज भी कायम है। यह गांव जो कभी हजारों लोगों से आबाद था, आज पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक भूतिया गांव है। सरकार का लगाया हुआ यह बोर्ड आज भी चेतावनी देता है, सूरज ढलने के बाद यहां रुकना सख्त मना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह वीराना सच में किसी श्राप का नतीजा है, या ये एक ऐसी खौफनाक साजिश और दर्दनाक इतिहास को छिपाने के लिए घड़ी गई कहानी है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। क्या हुआ था 1825 की उस रात को? इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम लोक कथाओं के धुएं के पार जाकर इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व के सबूतों के आधार पर कुलधरा के उस शापित सच को उजागर करेंगे। ये कहानी है कुलधरा की, उन 84 गांवों की जो एक रात में गायब हो गए। लेकिन हर बार की तरह इसकी कहानी भी शुरू से स्टार्ट करते हैं तो हमारी कहानी की जड़ें आज से लगभग 800 साल पहले 13वीं शताब्दी में शुरू होती हैं। उस वक्त जोधपुर के पास पाली नाम की एक रियासत हुआ करती थी। यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध समुदाय रहता था। लेकिन जैसा कि इतिहास गवाह है, समृद्धि अक्सर जुल्म को दावत देती है। पाली के तत्कालीन राजा के अत्याचारों और भारी करों से तंग आकर पाली वालों ने अपनी जमीन छोड़ने का फैसला किया। वे एक नई आजाद जमीन की तलाश में थार रेगिस्तान के गोल्डन सिटी जैसलमेर की रियासत में आ बसे। वे सिर्फ शरणार्थी नहीं थे, वे अपने साथ ज्ञान, व्यापार और एक ऐसी वैज्ञानिक सोच लेकर आए थे जो बंजर जमीन का सीना चीरकर सोना उगाने का हुनर जानती थी। जैसलमेर के इतिहास पर 1899 में लिखी गई किताब तवारीख ए जैसलमेर के लेखक लक्ष्मीचंद हमें बताते हैं कि कधान नाम के एक पालीवाल ब्राह्मण ने सबसे पहले इस गांव की नींव रखी, जिसे आज हम कुलधरा के नाम से जानते हैं। कधान ने यहाँ उधानसर नाम का एक तालाब भी खुदवाया। यह कोई लोक कथा नहीं है, इसका हमारे पास ठोस पुरातात्विक सबूत है। जब पुरातत्व विभाग ने कुलधरा के खंडहरों की जांच की तो उन्हें 3 श्मशान घाट और कई देवली यानी स्मारक पत्थर मिले। इनमें से 2 शिलालेखों पर तारीखें खुदी हुई थीं, जो हमें बताती हैं कि यहाँ के 2 निवासियों की मृत्यु 1235 ईस्वी और 1238 ईस्वी में हुई थी। यह तारीखें इस गांव के 800 साल पुराने इतिहास पर मुहर लगाती हैं। देखते ही देखते पाली वालों ने सिर्फ कुलधरा नहीं बल्कि उसके आसपास 84 गांवों का एक पूरा समूह बसा लिया। खाबा, काठोड़ी और ऐसे ही 82 और गांव, ये सब एक दूसरे से जुड़े थे, एक होकर रहते थे और एक होकर ही व्यापार करते थे। आज जब हम कुलधरा को देखते हैं तो हम उसे एक शापित गांव के तौर पर जानते हैं। ज्यादातर कहानियां पाली वालों को सिर्फ पीड़ित के तौर पर दिखाती हैं जो जुल्म के आगे हार कर भाग गए, लेकिन यह उनकी असली पहचान नहीं है। यह सच का सिर्फ एक छोटा आखिरी हिस्सा है। सच तो यह है कि पालीवाल पीड़ित होने से पहले अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली सिविल इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। उनकी समृद्धि कोई चमत्कार नहीं थी, यह शुद्ध विज्ञान, कड़ी मेहनत और एक बेजोड़ समझ का नतीजा थी। उन्हें सिर्फ पीड़ितों की तरह याद करना, उनकी असली विरासत और उनके उस जीनियस को मिटाना है जिसने 500 सालों तक रेगिस्तान को हराया था। वे इतने अमीर कैसे बने उस थार रेगिस्तान में जहां आज भी एक गिलास पानी की कीमत सोने से कम नहीं है? वे खेती कैसे करते थे? इसका जवाब है खादीन, जिसे पाली वालों की जल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार बन गया है। यह एक ऐसी प्राचीन तकनीक है जिसे पाली वालों ने मास्टर कर लिया था। यह कैसे काम करता था इसे समझिए। पहला कदम था कैचमेंट। पालीवाल अपने गांव और खेत ऐसी जगह बसाते थे जहां आसपास ढलान वाली पथरीली जमीन हो। यह पथरीली जमीन कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र का काम करती थी। दूसरा कदम था बंध। वे अपने खेत के निचले हिस्से में ढलान के दूसरी तरफ 100 से 300 मीटर लंबा एक मजबूत मिट्टी का बांध बनाते थे। तीसरा कदम था जल भराव। थार रेगिस्तान में बारिश कम होती है, लेकिन जब होती है तो मूसलाधार होती है।
पत्थरीली जमीन से बहता हुआ बारिश का सारा पानी सीधा इन खेतों में आता और मिट्टी के बांध की वजह से वहीं रुक जाता। चौथा कदम था सीपेज। यह पानी कई दिनों या हफ्तों तक खेत में जमा रहता। यह सिर्फ सतह पर नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे रिस कर जमीन की कई फीट गहरी परतों तक पहुंच जाता। यह खेत एक प्राकृतिक बाथटब की तरह नमी से लबालब भर जाता। पांचवा और आखिरी कदम था फसल। जब अतिरिक्त पानी बह जाता, जिसके लिए वे खास स्लूइस या निकासी बनाते थे, तो पीछे जो जमीन बचती वह सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वह नमी से भरा हुआ एक खजाना होती। इस जमीन पर पालीवाल आसानी से गेहूं, चने और दूसरी फसलें उगा लेते थे। लेकिन पालीवालों का यह खादीन सिस्टम सिर्फ सिंचाई नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा था। इसके कई फायदे थे, जिसमें पहला फायदा था कि यह जमीन में रिसता हुआ पानी आसपास के कुओं के जल स्तर को रिचार्ज करता था, मतलब खेती के साथ साथ पीने के पानी का भी इंतजाम। दूसरा फायदा था कि यह सिस्टम बारिश के पानी के साथ बहने वाली उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को भी बांध में रोक लेता था। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा था कि आज के आधुनिक सिंचाई जैसे नहरों और ट्यूबवेल से रेगिस्तानी इलाकों की जमीन में नमक जमा हो जाता है, जो उसे बंजर कर देता है। लेकिन खादीन सिस्टम, जिसमें हर साल बारिश का ताजा पानी आता और बह जाता था, वह जमीन में नमक जमा ही नहीं होने देता था। यह तकनीक इतनी लाजवाब है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 4000 साल पुरानी हो सकती है और आज भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पालीवालों का विज्ञान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं था, वह उनके घरों में बसता था। कुलधरा के खंडहरों को ध्यान से देखिए। यह कोई बेतरतीब बसा हुआ गांव नहीं है, ये एक आधुनिक प्लांट सिटी है। यहाँ उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई 3 चौड़ी मुख्य सड़कें थीं, जिन्हें पूर्व से पश्चिम की ओर जाती छोटी सीधी गलियां एक ग्रिड की तरह काटती थीं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज है उनकी पैसिव कूलिंग तकनीक। वो तकनीक जो थार की 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी उनके मिट्टी पत्थर के घरों को वातानुकूलित रखती थी। वे ये कैसे करते थे? जिसमें पहला कदम था डेंस क्लस्टरिंग। इसमें घर एक दूसरे से बिल्कुल सटकर और गलियां संकरी बनाई गई थीं। इसका मकसद यह था कि घरों की दीवारें एक दूसरे को छाया दें और सूरज की सीधी धूप गलियों तक न पहुंचे। दूसरा था आंगन। हर घर के बीच में एक आंगन होता था। यह सिर्फ रोशनी के लिए नहीं था, यह घर का वेंटिलेशन इंजन था। आर्किटेक्ट इसे कोर्टयार्ड इफेक्ट कहते हैं। आंगन के ऊपर की गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती थी और उसकी जगह लेने के लिए कमरों से ठंडी हवा खींचकर आंगन में आती। ये एक नेचुरल एग्जॉस्ट फैन की तरह 24 घंटे काम करता था। तीसरा था मोटी दीवारें। घर की दीवारें 1.5 फीट तक मोटी होती थीं। ये दीवारें थर्मल इनर्शिया का काम करती थीं। दिन की भयंकर गर्मी इन दीवारों को पार करके घर के अंदर नहीं आ पाती थी और रात में जब रेगिस्तान ठंडा हो जाता तब ये दीवारें दिन की सोखी हुई गर्मी को धीरे धीरे छोड़कर घर को गर्म रखती थीं। और चौथा था जालियां। घरों के ऊपरी हिस्सों में यह जो खूबसूरत नक्काशी आप देखते हैं, यह सिर्फ सजावट नहीं थी, यह 13वीं सदी की एयर कंडीशनिंग थी। विज्ञान की भाषा में इन्हें फिन्ड सरफेस कहते हैं। एक सपाट पत्थर गर्मी सोखकर गर्म हो जाता है, लेकिन एक नक्काशीदार खुरदरी सतह का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जब हवा इससे टकराती है तो यह कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को बढ़ा देती है और पत्थर को तेजी से ठंडा कर देती है। तो पालीवाल सिर्फ अमीर नहीं थे, वे बुद्धिमान थे। वे व्यापारी, बैंकर और किसान थे। उन्होंने रेगिस्तान को अपनी शर्तों पर जीना सिखाया था और उनकी यही बेहिसाब समृद्ध और बेजोड़ बुद्धिमानी जैसलमेर रियासत के एक जालिम की आंखों में खटकने वाली थी। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुआ तो उस समय जैसलमेर रियासत के लिए उथल पुथल का समय था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और अंग्रेजों का सूरज उग रहा था। जैसलमेर के महारावल थे मूलराज द्वितीय, जो 1761 से 1819 तक गद्दी पर रहे। कहा जाता है कि महारावल मूलराज एक कमजोर और डरपोक शासक थे, जिनका ध्यान राजपाट से ज्यादा पूजा पाठ और रस्मों रिवाजों में लगा रहता था। जब राजा कमजोर होता है तो दीवान जालिम हो जाता है। जैसलमेर की असली सत्ता थी उसके दीवान सालिम सिंह मेहता के हाथों में। इतिहास सालिम सिंह को एक क्रूर, अय्याश और शैतानी दिमाग वाले इंसान के तौर पर याद करता है। वह इतना घमंडी था कि उसने जैसलमेर में अपनी हवेली को राजा के महल से भी ऊंचा बनाने की कोशिश की। कहा जाता है कि वह राज्य का खजाना लूटकर बाहर अपने रिश्तेदारों को भेज रहा था और जैसलमेर की हर खूबसूरत लड़की को वह अपनी जागीर समझता था। उसके जुल्म से रियासत कांपती थी और यहीं से कुलधरा के विनाश की सबसे प्रसिद्ध कहानी शुरू होती है। लोक कथा के अनुसार एक दिन दीवान सालिम सिंह का काफिला कुलधरा गांव से गुजरा। वहां उसकी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई।
सालिम सिंह मेहता उस लड़की पर मोहित हो गया और उसने मुखिया को पैगाम भिजवाया कि वह उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। यह एक मांग थी, कोई प्रस्ताव नहीं। पालीवाल ब्राह्मण जो खुद को उच्च कुल का मानते थे, वे अपनी बेटी का हाथ एक निचली जाति के अय्याश दीवान के हाथ में कैसे दे सकते थे। मुखिया ने इनकार कर दिया। सालिम सिंह इस इनकार से आग बबूला हो गया। उसने 84 गांवों के मुखियाओं को धमकी दी, या तो लड़की को डोली में मेरे हवाले कर दो या फिर भयानक तबाही के लिए तैयार हो जाओ। उसने पाली वालों को सोचने के लिए सिर्फ 1 या 3 दिन की मोहलत दी। सतह पर देखने पर यह कहानी कुलधरा के वीरान होने का एक सीधा और नाटकीय कारण लगती है। एक जालिम दीवान की अय्याशी और एक समुदाय का अपने सम्मान के लिए किया गया बलिदान। लेकिन एक इतिहासकार के तौर पर यह कहानी कुछ सवाल खड़े करती है। क्या एक दीवान, चाहे वह कितना भी अय्याश क्यों ना हो, क्या वह सिर्फ एक लड़की के लिए 84 गांवों की उस पूरी अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा देगा जो जैसलमेर के खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा भरती थी? या क्या यह लड़की की कहानी किसी ज्यादा गहरे, पुराने और राजनीतिक जख्म को छिपाने का एक पर्दा थी? इसका जवाब पाने के लिए हमें इतिहास में 30-40 साल पीछे जाना होगा, उस घटना पर जिसे कुलधरा की कहानी सुनाते हुए ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। सालिम सिंह के जालिम बनने से पहले उसका पिता स्वरूप सिंह जैसलमेर का दीवान था। स्वरूप सिंह भी अपने बेटे की तरह ही अमीर और ताकतवर था। स्वरूप सिंह ने एक दिन वही गलती की जो उसके बेटे ने दोहराई। उसने पालीवाल ब्राह्मणों पर भारी टैक्स लगाने की जिद की। यह एक बड़ा विश्वासघात था, क्योंकि पालीवालों को जैसलमेर के पूर्व शासकों ने टैक्स में छूट देने का आश्वासन दिया था। दरबार में इस बात पर बहस छिड़ गई। राजकुमार राय सिंह, जो पहले से ही दीवान स्वरूप सिंह की ताकत से जलता था, उसने पालीवालों का पक्ष लिया। बात इतनी बढ़ी कि भरे दरबार में राजकुमार राय सिंह ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और दीवान स्वरूप सिंह का कत्ल कर दिया। और जिस वक्त भरे दरबार में स्वरूप सिंह की हत्या हुई, उसका बेटा सालिम सिंह सिर्फ 11 साल का था। यह एक भूला हुआ सच है जो कुलधरा की पूरी कहानी को बदल देता है। उस 11 साल के बच्चे ने अपने पिता को पालीवाल टैक्स विवाद की वजह से मरते देखा। जब वह बच्चा बड़ा होकर खुद जैसलमेर का सबसे ताकतवर दीवान बना, तो पालीवालों के प्रति उसकी क्रूरता सिर्फ लालच या अय्याशी नहीं थी, यह दशकों पुराना दबा हुआ प्रतिशोध था। पालीवाल समुदाय उसके लिए सिर्फ टैक्स देने वाली प्रजा नहीं था, वे उसके पिता के कत्ल का प्रतीक थे। अब यह सवाल नहीं रह जाता कि कारण कर था या बेटी। सालिम सिंह ने पालीवालों को नष्ट करने की ठान ली थी। उसने उन पर असहनीय बेहिसाब टैक्स लाद दिए। हमें इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है। उस समय भारत में मौजूद एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसका जिक्र किया है। स्थानीय इतिहासकार नंद किशोर शर्मा के अनुसार टॉड ने साफ लिखा है कि सालिम सिंह ने पालीवालों पर टैक्स कई गुना बढ़ा दिया और उन्हें जबरदस्ती वसूलना शुरू कर दिया। यह बहुत मुमकिन है कि बेटी पर नजर वाली कहानी इस जुल्म की आखिरी कड़ी हो, या शायद बेटी का मतलब इज्जत से था। सालिम सिंह ने पहले पालीवालों के धन पर हाथ डाला और अंत में उनके सम्मान पर। जब जुल्म और अपमान हद से गुजर गया, तब 84 गांवों के मुखियों ने एक गुप्त आपातकालीन पंचायत बुलाई। उनके सामने 2 ही रास्ते थे, जिसमें पहला था कि जालिम दीवान सालिम सिंह के सामने घुटने टेक देना, अपनी इज्जत और अपनी बेटी को उसके हवाले कर देना और उसकी गुलामी में जीना। और दूसरा था कि अपनी 500 साल पुरानी पुरखों की जमीन, अपनी मेहनत से बनाई गई सभ्यता, अपने घर बार, सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देना। उन्होंने सम्मान को चुना और उस पंचायत में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। फैसला हुआ, हम सब 84 के 84 गांव एक साथ इसी रात सूरज उगने से पहले ये जमीन हमेशा के लिए छोड़ देंगे। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी पलायनों में से एक है। 1825 की वह रात, जरा सोचिए, हजारों लोग 84 अलग अलग गांवों से एक ही रात में बिना कोई शोर किए अपने जानवरों और जरूरी सामान के साथ निकल पड़ते हैं। यह किस स्तर का समन्वय रहा होगा। उन्होंने अपना बहुत सा कीमती सामान और सोना चांदी जमीन में गाड़ दिया और जो उठा सकते थे लेकर निकल पड़े। वे कहाँ गए, किसी को ठीक नहीं पता। कहा जाता है कि वे उस रात जैसलमेर रियासत की सीमाओं से बाहर निकल गए। वे बिखर गए। कोई नहीं जानता कि वे किन रास्तों से गए या उन्होंने कहां जाकर पनाह ली। कुछ का मानना है कि वे राजस्थान के दूसरे हिस्सों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जाकर बस गए। अगली सुबह सालिम सिंह के सिपाही जब टैक्स या डोली लेने कुलधरा पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वहां सिर्फ सन्नाटा था। एक ऐसी पहेली जो सालिम सिंह की पकड़ से बहुत दूर जा चुकी थी। वे चले गए, लेकिन जैसा कि हमने कहा, वे अपने पीछे एक चीज छोड़ गए थे,
एक श्राप यहाँ कोई फिर कभी बस नहीं पाएगा। आज 200 साल बाद जब हम इस श्राप को सुनते हैं तो ये हमें एक अंधविश्वास की कहानी लगती है, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ अंधविश्वास था? आइए इस श्राप का एक इतिहासकार की नजर से विश्लेषण करते हैं। जैसा हमने अध्याय 1 में स्थापित किया, पालीवाल कौन थे? वे वैज्ञानिक सोच वाले लोग थे। वे खादीन जैसी उन्नत जल प्रणाली और पैसिव कूलिंग जैसी वास्तुकला के मास्टर थे। क्या ऐसे तार्किक और व्यावहारिक लोग जो प्रकृति के नियमों को समझते थे, वे जाते जाते किसी भूत प्रेत या श्राप पर निर्भर हो जाएंगे? यह विरोधाभासी लगता है। जालिम सालिम सिंह का असली मकसद क्या था? पालीवालों को भगाना ताकि वह उनकी मेहनत से बनाई गई अमीर जमीन, उनके उपजाऊ खादीन खेतों और उनके बसे बसाए गांवों पर कब्जा कर सके। पालीवाल यह बात अच्छी तरह जानते थे। वे सालिम सिंह की सेना से लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया और वह था बुद्धि। उस अंधविश्वासी समय में एक जालिम दीवान की सेना से ज्यादा ताकतवर क्या हो सकता है? एक श्राप का डर। यह श्राप कोई अलौकिक घटना नहीं थी, यह पालीवालों का आखिरी और सबसे घातक सामाजिक आर्थिक हथियार था। यह उनकी स्कोच्ड अर्थ पॉलिसी थी। वे अपने पत्थर के घरों को जला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने इस जमीन को एक कहानी से जहरीला बना दिया। वे जानते थे कि जैसे ही वे इस जमीन को श्रापित घोषित करेंगे, यह सालिम सिंह के लिए बेकार हो जाएगी। कोई भी दूसरा समुदाय, कोई भी किसान मौत के डर से इस अशगुन जमीन पर बसने की हिम्मत नहीं करेगा। सालिम सिंह ने 84 गांव तो जीते, लेकिन उसे विरासत में मिली सिर्फ 84 भूतियां बस्तियां, जिनसे उसे एक कौड़ी का फायदा नहीं हुआ। पालीवाल हार कर भी जीत गए थे और उनकी रणनीति काम कर गई। 200 साल हो गए, आज तक कुलधरा वीरान है। एक रात में 84 गांवों का पलायन। ये कहानी सुनने में जितनी नाटकीय और रोमांचक है, एक इतिहासकार के तौर पर हमारा फर्ज है कि हम इसकी प्रामाणिकता की जांच करें। क्या यह सच है? क्या हजारों लोग सच में एक ही रात में गायब हो गए, या यह भी उस श्राप की तरह एक घड़ी हुई कहानी का हिस्सा है? जब हमने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की तो एक अलग ही तस्वीर उभरने लगी। एक ऐसी तस्वीर जो एक रात के चमत्कार से ज्यादा धीमी मौत की तरफ इशारा करती है। एक रात में पलायन के सिद्धांत को सबसे बड़ी चुनौती ऐतिहासिक जनसंख्या के अनुमानों से मिलती है। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी में कुलधरा और आसपास के गांवों की आबादी लगभग 800 थी, लेकिन 1890 तक यह आबादी घटकर सिर्फ 37 रह गई थी। यह आंकड़े बताते हैं कि गांव एक रात में खाली नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीरे धीरे होने वाला पलायन था जो कई दशकों तक चला। दूसरा सबूत था सूखती नदी और सूखा कुलधरा और ये 84 गांव काकनी नाम की एक छोटी नदी के सूखे तल पर बसे थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक यह नदी पूरी तरह सूखने लगी थी। एक सर्वे के मुताबिक 1815 तक गांव के ज्यादातर कुएं सूख चुके थे। पालीवालों की पूरी समृद्धि खादीन सिस्टम पर यानी पानी पर टिकी थी। जब पानी ही नहीं रहा तो उनकी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ढहने लगी। तीसरा सबूत था अराजकता और असुरक्षा। जैसा कि हमने पहले देखा, महारावल मूल राज का शासन कमजोर था। जैसलमेर रियासत अपने सबसे अमीर नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकाम हो रही थी। आसपास की रियासतों के लुटेरे और डाकू पालीवालों के अमीर गांवों को आए दिन लूटने लगे थे। चौथा सबूत था जहरीले कुएं। पलायन की एक और थ्योरी है जिसका जिक्र सालिम सिंह की कहानी में कम आता है। यह है रक्षा बंधन आक्रमण की थ्योरी। इसके अनुसार रक्षा बंधन के पवित्र दिन दुश्मनों या लुटेरों ने पालीवाल गांवों पर हमला किया, कई लोगों को मार डाला और जाते जाते उनके पीने के पानी के कुओं में जानवरों के शव फेंककर उन्हें जहरीला कर दिया। अगर यह सच है तो यह भी रातों रात पलायन का एक बड़ा कारण हो सकता है। तो सच क्या है? जालिम दीवान या सूखा एक रात का पलायन या धीमा पलायन? इतिहास कभी कभी ए या बी में जवाब नहीं देता। सच इन सब के बीच में या इन सबको मिलाकर बुना जाता है। 19वीं सदी की शुरुआत पालीवालों के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म थी, जिसमें पहला चरण था कि पर्यावरण ने साथ छोड़ा। काकनी नदी सूखा पड़ा और खादीन सिस्टम फेल होने लगा। दूसरा चरण था कानून व्यवस्था खत्म हो गई, लुटेरों के धावों से असुरक्षा बढ़ी। इन दो कारणों से अमीर पालीवाल परिवार धीरे धीरे गांव छोड़कर सुरक्षित इलाकों में जाने लगे। 84 गांवों की आबादी कम होने लगी। और तीसरा चरण था उस कमजोर बिखरते हुए समुदाय पर दीवान सालिम सिंह ने आखिरी कील ठोंकी। अपने पिता की मौत का बदला और लालच में अंधे होकर उसने बचे खुचे लोगों पर असहनीय टैक्स और जुल्म की इंतहा कर दी। यह आखिरी पलायन था। 1825 की वह रात जब बचे कुचे आखिरी हजारों परिवारों ने एक साथ उस श्राप को देकर गांव छोड़ा, वही एक रात की कहानी बन गई। यह एक धीमी मौत थी जिसे एक नाटकीय अंत ने हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में
विज्ञान ने इस 200 साल पुरानी कोल्ड केस फाइल को दोबारा खोला है और जो सबूत मिले हैं वे इस परफेक्ट स्टॉर्म में एक चौथे और सबसे विनाशकारी तत्व को जोड़ते हैं। हमने लोक कथा सुनी, हमने इतिहास के पन्ने पलटे, लेकिन कुलधरा के ये पत्थर, ये टूटे हुए खंभे और ढही हुई दीवारें, ये खुद क्या कहानी बयां करती हैं। 200 सालों तक इन खंडहरों की खामोशी को श्राप का डर माना गया, लेकिन 21वीं सदी में भूवैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने इन पत्थरों से बात करने का फैसला किया, जिसमें साल 2017 में करंट साइंस नाम के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जर्नल में एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ। इस स्टडी को एबी रॉय और उनकी टीम ने अंजाम दिया था। इस पेपर ने कुलधरा के रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए एक बिल्कुल नई और शायद सबसे विस्फोटक थ्योरी सामने रखी, और यह था भूकंप का सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने कुलधरा और पास के खाबा गांव के खंडहरों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि यह तबाही वैसी नहीं है जैसी समय या मौसम की मार से होती है। सबूत हैरान करने वाले थे। उन्होंने पाया कि घरों की छतें, बीम, लिंटेल और भारी खंभे एक खास तरीके से एक ही दिशा में एक साथ ढहे हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक विनाशकारी भूकंप का स्पष्ट प्रमाण है। यह थ्योरी हवा में नहीं थी। यह स्टडी बताती है कि जैसलमेर का यह पूरा क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से बहुत सक्रिय है और यहाँ जमीन के नीचे कई बड़ी फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं। यह भूकंप का सबूत कुलधरा की पहेली को सुलझा देता है। यह सालिम सिंह की कहानी को या सूखे की थ्योरी को गलत साबित नहीं करता। यह उन सभी को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर पेश करता है। अब जरा 1825 की उस आखिरी रात की कल्पना कीजिए, एक नए नजरिए से। पालीवाल समुदाय पहले ही सूखे और अकाल से टूट रहा है। जालिम दीवान सालिम सिंह के टैक्स और जुल्म ने उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया है। और तभी एक रात एक भयंकर भूकंप आता है। वह भूकंप जिसने न सिर्फ उनके घरों को मलबे में बदल दिया, बल्कि शायद उनके खादीन बांधों को, उनकी जीवन रेखा को भी हमेशा के लिए तबाह कर दिया। अब उनके पास न रहने की जगह बची थी, न खेती करने का जरिया, और न ही जालिम दीवान से लड़ने की हिम्मत। यह वह आखिरी रात थी। यह भूकंप ही वह दैवीय या शैतानी ताकत थी जिसने उन्हें एक रात में वह जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जो भी उस तबाही में जिंदा बचा, वह हमेशा के लिए उस बर्बाद हो चुकी जमीन को छोड़कर चला गया। यह एक रात में पलायन की सबसे वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। यह इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो का सबसे रीसेंट अपडेट है। विज्ञान की यह खोज 2017 में रुकी नहीं। सच की यह तलाश आज भी जारी है। दिसंबर 2018 में भारत के शीर्ष संस्थानों IIT बॉम्बे, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम ने कुलधरा और खाबा में एक व्यापक जियो आर्कियोलॉजिकल जांच शुरू की है। इस टीम का एक ही मकसद है, हमेशा के लिए लोक कथाओं को तथ्यों से अलग कर देना। वे क्या कर रहे हैं? वे खंडहरों से पुरानी लकड़ी, कोयला, उस समय के खाने के अनाज और मिट्टी के बर्तनों के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं। इन नमूनों पर रेडियो कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेसेंस और ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस जैसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तकनीकें हमें ठीक ठीक बता देंगी कि वे बर्तन कब बने थे, वह लकड़ी कब जली थी और वह गांव किस तारीख को वीरान हुआ था। यह कितनी दिलचस्प बात है। पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव की नींव विज्ञान पर रखी थी, खादीन का विज्ञान और आर्किटेक्चर का विज्ञान। 200 सालों तक यह गांव अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा रहा, श्राप और भूतों की कहानियों में। और आज 21वीं सदी में विज्ञान ही रेडियो कार्बन डेटिंग की केडी के रूप में वापस आया है, जो हमें उनकी असली गौरवशाली कहानी बताने जा रहा है। यह पालीवालों की वैज्ञानिक विरासत को इतिहास की सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। तो आज कुलधरा क्या है? आज यह राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक स्मारक है। लेकिन दुनिया के लिए यह भारत के सबसे बड़े डार्क टूरिज्म डेस्टिनेशंस में से एक है। सैकड़ों लोग हर रोज यहाँ इतिहास जानने नहीं आते, वे भूतों से मिलने आते हैं। यहाँ पैरानॉर्मल या अजीब घटनाओं के अनगिनत दावे किए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ वीरान गलियों में किसी के चलने की आहटें आती हैं। कुछ कहते हैं कि यहाँ अचानक तापमान गिर जाता है। कुछ ने परछाइयों और फुसफुसाहटों को महसूस करने का दावा किया है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रातें बिताने की कोशिश की है और अजीब सबूत मिलने का दावा किया है। लेकिन सच ये है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के मुताबिक सूरज ढलने के बाद शाम 6 बजे कुलधरा के गेट पर्यटकों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी आधिकारिक तौर पर रात में रुकने की इजाजत नहीं है। तो फिर इन भूतिया दावों का सच क्या है?
एक इतिहासकार और शोधकर्ता के तौर पर इन दावों की भी एक तार्किक व्याख्या मौजूद है। जरा सोचिए, आप थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक टूटे फूटे वीरान शहर में अकेले खड़े हैं, जहां 200 सालों से कोई नहीं रहा। आपका दिमाग खुद ब खुद एक डिफेंस मोड में चला जाता है। इसे पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। जब आपको पहले ही बता दिया गया हो कि यह जगह भूतिया है, तो आपका दिमाग हवा की हर छोटी आवाज को या किसी जानवर की परछाई को भी भूत समझ बैठेगा। वही दूसरा थ्योरी है खजाने का लालच। ये एक ज्यादा जमीनी और दिलचस्प थ्योरी है। पालीवाल बेहद अमीर थे और यह माना जाता है कि वे अपना सारा खजाना और सोना जमीन में ही गाड़ कर गए थे। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि भूतों और श्राप की ये कहानियां जानबूझकर फैलाई गईं। क्यों? ताकि खजाने के लालची लोग डर के मारे यहाँ रात में खुदाई करने ना आए। अगर यह सच है तो पाली वालों का श्राप आज भी 200 साल बाद भी उनके खजाने की रखवाली कर रहा है। तो अंत में हमारा अंतिम फैसला क्या है? क्या कुलधरा शापित है? तो हाँ, कुलधरा शापित है, लेकिन किसी भूत, प्रेत या आत्मा से नहीं। यह शापित था दीवान सालिम सिंह की क्रूरता और जुल्म से। यह शापित था प्रकृति के बदलते मिजाज और उस भयंकर सूखे से। यह शापित था उस एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा से जिसने उनकी 500 साल की मेहनत को मलबे में बदल दिया। और आज यह शापित है उस भूतिया टैग से जो इसकी असली गौरवशाली कहानी, इसके विज्ञान, इसके सम्मान और इसके बलिदान की कहानी को खाए जा रहा है। कुलधरा के वीरान होने के 5 प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं, जिसमें पहला जालिम सालिम सिंह, दूसरा अत्यधिक टैक्स, तीसरा पानी की कमी, चौथा आक्रमण और 5वां भूकंप। कुलधरा की कहानी भूतों की कहानी नहीं है। यह उन इंसानों की कहानी है जिन्होंने अपने विज्ञान से रेगिस्तान को जीता और अपने सम्मान के लिए 500 साल पुराने साम्राज्य को एक रात में ठुकरा दिया। वे गायब नहीं हुए थे, उन्होंने गायब होना चुना था। आज भी जब शाम 6 बजे कुलधरा के गेट बंद होते हैं, तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नियम नहीं, उन हजारों पाली वालों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जमीन पर कब्जा किया जा सकता है, महलों पर कब्जा किया जा सकता है, लेकिन इंसानी जज्बे और इंसान के सम्मान पर नहीं। कुलधरा के खंडहर आज भी खामोश हैं और उनकी यही खामोशी जुल्म के खिलाफ 200 साल पुरानी सबसे बुलंद आवाज है। अब मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या मानते हैं? क्या कुलधरा सच में किसी श्राप का शिकार था, या ये बस इंसानी जज्बे, दर्द और संघर्ष की कहानी है? अगर आप कुलधरा या उसके आसपास के इलाके से हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपके यहाँ कौन सी कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है, क्योंकि सच्चाई तभी सामने आती है जब हम सब अपनी बात कहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो स्क्रीन पर दिख रहा मदर टेरेसा वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां भी एक ऐसी सच्चाई है जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। जहां एक तरफ आधी दुनिया के लिए भगवान की मूरत है, वहीं दूसरी तरफ बाकी आधी दुनिया के लिए एक रहस्य या शायद एक हैवान। तब तक अपने इतिहास से जुड़िए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।